नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पहले वीडियो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के चैप्टर 1 को पढ़ लिया है। अब हम जो है चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर में क्या था, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। अब दूसरा चैप्टर है छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग, और तीसरा चैप्टर है छत्तीसगढ़ का नामकरण। तो ये सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को हम जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर में हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, राज्य का प्रतीक का परिचय दिखे थे, प्रशासनिक जानकारियाँ, प्रथम प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन थे उसे देखे हैं, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, नगरीय निकाय के बारे में, विभिन्न भवनों के नाम के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधियाँ देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, प्रथम महाविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय, ये सब देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जन संचार व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम समाचार पत्र, प्रथम आकाशवाणी केंद्र, प्रथम फिल्में, ये सब देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल और उनके संबंध में क्या उन्हें कहा जाता है, उनकी विशेषता देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ के वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में परिचय देख चुके हैं। नदियों के संबंध में भी परिचय देख चुके हैं। गुफाएं, सम्मान एवं प्रथम प्राप्तकर्ता, छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक परिदृश्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, भाषा, बोली और विविध, ये सभी जो है चैप्टर 1 के अंतर्गत हम कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 2 छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग को पढ़ेंगे। तो देखिए, हम जो है CGPSC प्री 2024 को टारगेट करके जो है ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम जो है हरिराम पटेल जी का पुस्तक है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, उसे जो है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें क्रम के राज्य के रूप में हुआ है। राज्य के प्रतीक चिन्हों में राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय गमछा, राजकीय प्रतीक वाक्य, राजकीय गीत एवं राजकीय भाषा शामिल है। देखिए कितने शामिल है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय गमछा, राजकीय प्रतीक वाक्य, राजकीय गीत और राजकीय भाषा। तो कुल 8 प्रतीक हैं। तो देखिए, यहाँ पास जो है टेबल बना के दिया गया है राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष का। टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, आधार पहले नाम, तो राजकीय पशु है वन भैंसा, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष है साल, या जिसे छत्तीसगढ़ी में सरई कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है इनका, वन भैंसा का बुबाइलस बुबैलिस, पहाड़ी मैना का है गैकुला रेलियोसा पेनिनसुलरीज, और साल का है शोरिया रोबोस्टा। अगर घोषणा वर्ष तो देखें तो राजकीय पशु और राजकीय पक्षी दोनों का घोषणा वर्ष जो है 2001 है, तो राजकीय वृक्ष साल के इसके घोषणा वर्ष जो है ज्ञात नहीं है। संरक्षण स्थल की बात करें तो राजकीय पशु वन भैंसा को जो है उदंती अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य में संरक्षण किया जा रहा है। वही पहाड़ी मैना को कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और साल के संबंध में देखें तो बस्तर को साल वनों को द्वीप कहा जाता है। साल वन जो है पतझड़ वन होते हैं। तो बस्तर में जो है साल वनों की बहुलता के कारण उसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इनके संबंध में विशेष देखें तो नर वन भैंसे को अरना कहा जाता है, मादा वन भैंसे को अरनी कहा जाता है। वही साल के संबंध में देखें तो सर्वोत्तम किस्म के साल वन जो है केसगाल घाटी, जो कि कोंडा गांव में है, वहां पाया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है, सर्वोत्तम किस्म के जो है साल वन केसगाल घाटी में पाया जाता है। तो ये हो गई इनका, टेबल को पढ़िए। अब चलिए आगे जो है इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला दिया इस चैप्टर में जो है पिछले एडिशन में जैसे बुक था इनका छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का जो बुक है उसमें जो है बहुत ज़्यादा डिटेल दिया गया है। तो ये राजकीय प्रतीक चिन्हों के संबंध में जो है डिटेल को कम किया गया है, सीमित जो एग्जाम के लिए आवश्यक है उतना ही डाटा दिया गया है। तो हम इसी को बस पढ़ेंगे अभी। तो देखिए, राजकीय पशु है, राजकीय पशु वन भैंसा है, जिसे वाइल्ड बुफालो के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है बुबाइलिस, या फिर इसी को बुबाइलिस अरनी भी कहते हैं। इसका घोषणा वर्ष 2001 में जो है राजकीय पशु घोषणा किया गया था। अन्य नाम देखें तो नर वन भैंसा को अरना कहा जाता है, मादा वन भैंसा को अरनी कहा जाता है। इनका संरक्षण जो है उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य और भैरमगढ़ अभ्यारण्य में किया जाता है। इनके अलावा जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में भी इनका जो है संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, तो इसे भी याद रखना है आपको। इनको किन किन चीज़ों से संकट होता है उसे भी दिया गया है। देखिए, पहले तो शेर
शेर से संकट होता है, शेर शिकार कर देते हैं वन भैंसा का। मानव शिकारियों से संकट रहता है, और रेडर पेस्ट नामक बीमारी से। इन तीन चीज़ों से संकट। रेडर पेस्ट जो है, जैसे गांव में पशुओं को जो पैर में जो होता है ना रोग, उसी को जो है रेडर पेस्ट नाम से जानते हैं। तो वो जो है वन भैंसों में भी पाया जाता है। तो ये तीन चीज़ों से जो है इनको संकट है, और संकटग्रस्त होने के कारण ही इसे संरक्षण प्रदान करने के लिए राजकीय पशु घोषित किया गया है। अगला है राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, इसे हिल मैना कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिसुलरिस। इसका भी घोषणा जो है 2001 में किया गया था। और ये जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, संकेंद्रण स्थल कौन कौन से हैं? तो इनका संकेंद्रण स्थल ज़्यादातर जो है बस्तर में पाए जाते हैं, बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा में, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर और कांकेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया और कुंचा, इनको भी याद रखना है आपको। गुप्तेश्वर, तिरिया और कुंचा, इन क्षेत्रों में जो है राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को देखा जाता है। इनका संरक्षण और जो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी संकटग्रस्त जीव में आ गए हैं। पहाड़ी मैना जो है अब जो है बहुत कम दिखाई देते हैं। तो इनका संरक्षण जो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। फिर अगला है राजकीय वृक्ष साल या सरई। तो देखिए राजकीय वृक्ष साल या सरई, इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। इनका विस्तार कहाँ है? बस्तर के कोमलनार एवं मटनार क्षेत्र के ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए बस्तर में दो क्षेत्र हैं, कोमलनार एवं मटनार क्षेत्र। यहाँ जो है ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष, बहुत ऊंचे, सबसे ज्यादा ऊंचे जो है साल वृक्ष यही पाए जाते हैं, कोमलनार और मटनार में, जिनकी तुलना जो है नेपाल के तराई में पाए जाने वाले साल वृक्षों से किया जाता है। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में भी ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं। उसी के समान जो है बस्तर के कोमलनार और मटनार में भी ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं। प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के सालवन केशकाल घाटी में पाया जाता है। इसे भी देखे हैं, सर्वोत्तम किस्म केशकाल घाटी जो कि कोंडागांव में है, वहां पाया जाता है। बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। सर्वाधिक जो है बस्तर में होता है सालवन, इसलिए जो है इसे सालवनों का द्वीप कहा जाता है। अब इनकी प्रकृति, सालवन जो है पतझड़ वन होते हैं, अर्थात जो है एक मौसम में जो है इनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद फिर से इसमें नए पत्ते आ जाते हैं। तो ऐसे वनों को जो है पतझड़ वन बोलते हैं। तो साल भी एक पतझड़ वन है। विशेष राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष साल के ही पाए जाते हैं। तो राज्य के वनों को वर्गीकरण किया जाता है, उसमें जो है साल वन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगला देखते हैं राज्य की आकृति जो है समुद्री घोड़े के समान है। सी हॉर्स या फिर इसी को हिपोकैम्पस भी कहते हैं। इसका आकृति कब बना था? जो है समुद्री घोड़े के समान आकृति 1905 के बंगाल विभाजन के समय जो है छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र स्वतः बना था। क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन में कुछ हिस्से जो है छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए थे, सरगुजा संभाग के, और जो है कुछ हिस्से संबलपुर क्षेत्र का जो है उड़ीसा को दिया गया था। उस समय जो है छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान आकृति है वो जो है अस्तित्व में आया था। रेखा चित्र जो है 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा जो है पांडुलिपि में जो है इसका रेखा चित्र खींचा गया था। तो ये आपको राज्य की आकृति के संबंध में याद रखना है। अब आता है राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह, सबसे पहले तो उसका आकार किस प्रकार का है उसे देख लीजिए। तो इसका आकार जो है गोलाकार है, दिख रहा है गोलाकार। तो राजकीय प्रतीक आकार कौन सा रहेगा? गोलाकार। तो छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है। तो देखिए ये जो गढ़ दिख रहे हैं बड़े हुए आकार गोलेकार, जो बाहर में गढ़ बना हुआ है। तो गढ़ों की संख्या जो है 36 है। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ है। इन्हीं 18 गढ़ों को जो है दर्शाया गया है छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्ह में। तो बाहरी हिस्सा का रंग रहेगा और हरा रंग में, जो गढ़ों की जो रंग है वो हरा रंग में है छत्तीसगढ़। अब उसके बाद दिया हुआ है दूसरा है मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ दिया हुआ है। तो ये जो है अशोक स्तंभ दिया हुआ है मध्य में, और इसका रंग जो है लाल है। और अशोक स्तंभ के नीचे, जैसे भारत के प्रतीक चिन्ह में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ के नीचे वही जो है इसने भी लिखा हुआ है, लाल रंग में है, आपको याद रखना है। अगला दिया है धान की बालियां। तो धान की बालियां, ये दिख रहा है आपको धान की बालियां, ठीक। तो ये धान की बालियां है, ये जो है सुनहरे रंग में दिया हुआ है। तो सुनहरे रंग में ये जो है किसको प्रदर्शित करता है? छत्तीसगढ़ में कि धान की संप्रदा को जो है यहाँ कृषि प्रधान और वो भी सबसे ज्यादा धान की खेती होती है, इसको प्रदर्शित करता है ये सुनहरे रंग में धान की बालियां। उसके बाद है ऊर्जा का भी संकेत दिया गया है। ये जो नीले कलर का जो दिया हुआ है, ये दोनों, ये जो है ऊर्जा का संकेत है। तो छत्तीसगढ़ जो है
ऊर्जा से परिपूर्ण है, यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है बहुत सारे, तो इस कारण जो है यहाँ ऊर्जा का प्रतीक भी दिया गया है। नदियों को रेखांकित करते लहरें तिरंगे रंग में, ये जो है 3 तिरंगों की रंग में जो है ऐसे बना हुआ है, ये जो है छत्तीसगढ़ की नदियों को रेखांकित करते हैं। तो इतना सब कुछ जो है छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में शामिल है। इसका बैकग्राउंड का कलर पूछा जाए तो इसका बैकग्राउंड का कलर जो है सफेद है। तो ये सब दिया गया है। अगर इसका हरा रंग जो है क्या प्रदर्शित करता है, तो वन संपदा को प्रदर्शित करता है। इसका लाल रंग से अशोक बना हुआ है, सुनहरा रंग से धान की बालियां, जो अशोक स्तंभ जो है हमारा भारत संघ के प्रति जो है आत्मनिष्ठा को प्रदर्शित करता है। और इसमें छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है ये, तो ये जो है हमारे राज्य के नाम को प्रदर्शित करता है। तो ये सब दिया गया है। और इसको जो है स्वीकृति का प्रदान किया गया था। तो प्रतीक चिन्ह को जो है 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया था। जबकि और एक है हर्बल स्टेट, तो 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट घोषित कर दिया गया था छत्तीसगढ़ को। और आपको याद कैसे रखना है, छत्तीसगढ़ जो है हर्बल स्टेट पहले बना है, उसके बाद उस प्रतीक चिन्ह को जो है अपनाया गया है। तो सबसे पहले हर्बल स्टेट था जुलाई 2001 में, और सितंबर 2001 में जो है प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया है। अब चलिए अगला देखते हैं राजकीय गमछा के संबंध में। तो राजकीय गमछा, इसका लोकार्पण जो है 14 अक्टूबर 2021 को किया गया था। तो 14 अक्टूबर 2021 को जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक, तो अब देखते हैं निर्माण। 2 प्रकार के जो है राजकीय गमछा दिखाई देते हैं। एक जो है टसर सिल्क से बना होता है, और दूसरा जो है टसर सिल्क से बना होता है, दूसरा खादी से कॉटन से बना होता है। तो इनका बुनाई कौन किए हैं, तो राजकीय गमछा की बुनाई सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा किया जाता है। इसकी मानक माप लंबाई जो है 84 इंच का, और चौड़ाई जो है 24 इंच का होता है। ये जो है 84 गुना 24 इसका जो है क्षेत्रफल है। तो इस माप में जो है राजकीय गमछा उपलब्ध होता है। इसका डाटा आपको कहीं कहीं अलग भी दिखेगा, तो आप गवर्नमेंट की साइट में जाएंगे तो इसका जो है डाटा अलग दिखेगा। कहीं कहीं 76 इंटू 26 और 71 इंटू 24 इस साइज में भी प्राप्त होते हैं ये, तो आप देख सकते हैं। अंकन क्या क्या जो है राजकीय गमछे में अंकित किया गया है उसे देख लेते हैं। तो राजकीय पक्षी को अंकित किया गया है, पहाड़ी मैना दिखाई देगा, राजकीय पशु वन भैंसा भी दिखाई देता है इसमें, गोदना चित्रकारी दिखाई देगा, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट दिखाई देगा, मांदर का लोक नृत्य करते लोक कलाकार, मांदर में लोक नृत्य करते हुए कलाकार भी दिखाई देंगे, धान की बालियों का, हल जोतते किसान का, ये सब भी चित्र दिखाई देगा, और सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला भी दिखाई देगा। तो इन सभी को आपको याद रखना है, क्या क्या जो है इस गमछा में है और क्या नहीं है उनको भी याद रखना है। तो इतने सभी चीज़ें जो है इसमें हैं। तो गमछा की अगर कहीं कहीं प्राइस भी पूछा जा सकता है, तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक टसर सिल्क है, तो टसर सिल्क का जो गमछा आता है उसका प्राइस जो है 1544 रुपये के आसपास है। और वही जो है कॉटन का जो गमछा आता है उसका प्राइस जो है 249 कुछ अर्थात 250 के रुपए के आसपास है। तो ये जो है 2 प्राइस में प्राप्त होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा। तो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है 1 नवंबर 2022 को। स्थान है कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में। तो सबसे पहला जो है महतारी प्रतिमा बनाया गया है कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में। इसके जो है मूर्तिकार हैं पद्मश्री JM नेल्सन जी द्वारा जो है प्रतिमा को तैयार किया गया। यह जो है धातु से बना है, और कौन से धातु से, कांस्य धातु से निर्मित है छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा। इसकी ऊंचाई जो है 11 फुट है, जो कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में बना है। और प्रावधान किया गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिमा स्थापित की जाएगी, सभी जिलों में प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, और शासकीय कार्यक्रमों में प्रतिमा लगाना अनिवार्य है। सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रतिमा लगाना अनिवार्य होगा, और सभी जिले के कलेक्ट्रेट में जो है छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा का लगाने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए ये जो है रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने लगा हुआ है, इसके संबंध में है 1 नवंबर 2022 को अनावरण। इसका मूर्तिकार है JM नेल्सन, कांस्य धातु से बना है, 11 फुट इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो यह चित्र 90 के दशक में ये चित्र दिखा रहा है, इसी चित्र में ही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को जो है बनाया जा रहा है। तो सीधा खड़े हुई हैं, ऐसा है। तो चित्र जो है 90 के दशक में छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय प्रस्तुत किया गया था। जब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनाने की मांग चल रहा था, उस समय जो है इस प्रतिमा का जो है प्रस्तुत किया गया था।
चलिए अब अगला देखते हैं राजकीय गीत। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसे लागू कब किया गया था? 2 फरवरी 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा, 2 फरवरी 2020 को। इसका गायन प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में जो है राजकीय गीत का गायन किया जाता है। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ के राजकीय गीतों में क्या क्या उल्लेख मिलता है उसे देख लेते हैं। तो उल्लेख है यहाँ 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। 4 नदियों, महानदी, अरपा, इंद्रावती और पैरी। तो इसका पहला पंक्ति को गाएंगे तब देख लीजिए चारों नदी आ जाएंगे। तो देखिए, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तुर पैया, महु पाँव पर तुर भुइया, जहो जहो छत्तीसगढ़ मैया। तो पहले पंक्ति में देखिए, पहले आया है अरपा नदी, फिर पैरी नदी, फिर महानदी, फिर इंद्रावती। तो इसको आपको सीक्वेंस से भी याद रखना है। अभी जो है कुछ समय 2024 में ही फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ है उसमें राजकीय गीत की कुछ पंक्तियों को दे दिया गया था और उसे जो है क्रम से जमाने को पूछा गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आपको क्रम से जमाना है। अगर आपको राजकीय गीत याद है वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इसे क्रम से कैसे याद रखना है हम अभी चर्चा करेंगे इसे। देखिए, महानदी, पहले अरपा पैरी महानदी, तो पहला पंक्ति तो सभी को याद ही होगा। अब देखिए दूसरा में पंक्ति में दिया हुआ है, सोहे बिंदिया सही घाट डोंगर, डोंगरी पहाड़ चंद सूरज बने तो नैना। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है इसमें, बिंदिया सही। तो सबसे पहले बिंदिया का माथे में लगाते हैं बिंदिया, उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है चंदा सूरज जैसे नैन, तो आंखों का फिर वर्णन किया गया है। पहले बिंदी, देखिए पहले बिंदी का वर्णन किया गया है, उसके बाद आंख का वर्णन किया गया है नैन करके, ठीक। उसके बाद सुनहरे धान के अंग लुगरा हरियर, उसके बाद है लुगरा का अर्थात साड़ी का जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए, तुर बोली हवै सुघ्घर मैना, उसके बाद बोली का, बोली अचरा तोर डुलावे पुरवैया, फिर जो है अचरा अर्थात आंचल, महु पाँव परंत और भुइयां, फिर पाँव का जो है अंतिम में किया गया है। तो देखिए बिंदी, माथे में लगने वाली बिंदी से लेकर के जो है पाँव तक के सीक्वेंस से दिया गया है। तो ये जो है आपको दूसरे पंक्ति को याद करने के लिए आप इसी को बस, ये जो 6 शब्द हैं इन 6 शब्दों को अगर सीक्वेंस से याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। पहले बिंदी का, फिर आंख का, फिर लुगरा का, फिर बोली का, फिर अचरा का, उसके बाद पाँव का, ऐसे वर्णन किया है। तो दूसरा पंक्ति आपको ऐसे में याद हो जाएगा। तीसरे पंक्ति को याद करना है तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ के जो है 7 जिलों का उल्लेख किया गया है। तो इन 7 जिलों के नाम को आप क्रम से याद कर लेंगे, कैसे उल्लेख किया गया है तो आपको जो है अंतिम पंक्ति जो है क्रम से याद हो जाएंगे। देखिए 7 जिले हैं, तो पहला किया गया है रायगढ़ का, तो रायगढ़ हवै सुघ्घर तुर मोर मुकुट। तो पहले रायगढ़ जिले का किया गया है, इसके समान मुकुट के रूप में जो है वर्णन किया गया है। दूसरा है सरगुजा और बिलासपुर है बहिया, तो सरगुजा का पहले किया गया है भुजा के रूप में और बिलासपुर का भी भुजा के रूप में, तो सरगुजा और बिलासपुर का भुजा के रूप में। उसके बाद दिया है रायपुर कन्या सही घाते सुग्गर हवै, तो उसके बाद रायपुर को कमर के रूप में किया गया है। उसके बाद है दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया, दुर्ग और बस्तर को जो है पायल के रूप में किया गया है वर्णन। नांदगांव नवा करधनिया, तो नांदगांव अर्थात राजनांदगांव को एक नया कमरबंद के रूप में किया गया है, ठीक। तो ये इस क्रम से आप याद रखेंगे 7 जिलाओं को, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव से, तो आपको जो है ये अंतिम पंक्ति भी आपको याद हो जाएगा। और क्या क्या फैक्ट है इसके संबंध में देख लेते हैं। तो इसका रचना जो है नरेंद्र देव वर्मा जी द्वारा जो है 1973 में किया गया था। तो देखिए इसके गायन का जो है मानक अवधि जो है, जो राजकीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है वह जो है 1 मिनट 15 सेकेंड का है। मानक अवधि पूछा जाए 1 मिनट 15 सेकेंड। अगर इसे वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है तो ये जो है 6 मिनट 36 सेकेंड में गाया जाता है, 6 मिनट 36 सेकेंड में गाया जाता है अगर वाद्य यंत्रों के सहित गाया जाता है तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत। अब देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख दिवस घोषित किए गए हैं, वे कौन कौन से प्रमुख दिवस हैं उनको भी दिया गया है। तो 1 मई को मजदूर दिवस के दिन जो है छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई पूरे भारत में जो है मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, वही जो है छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 14 अगस्त छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग स्थापना दिवस है। तो इस दिन जो है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का पहला जो है बैठक हुआ था, इस कारण जो है इसे स्थापना दिवस या फिर कार्यालय दिवस के नाम से जानते हैं। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस माना जाता है। 15 नवंबर
15 नवंबर को जो है जनजाति गौरव दिवस। देखिए 9 अगस्त को है जनजाति विश्व जनजाति दिवस मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को जो है जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। फिर है 28 नवंबर, तो छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस या छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस के रूप में 28 नवंबर को मनाया जाता है। फिर है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर विधानसभा स्थापना दिवस है, क्योंकि 14 दिसंबर को जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र जो है प्रारंभ हुआ था 14 दिसंबर को, इसलिए जो है इसे विधानसभा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 14 फरवरी, इसे मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान मीमांसा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आप वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं हम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। अब अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो छत्तीसगढ़ी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में एक विशेष दर्जा दिलाने जैसी बहुउद्देशीय लक्ष्य पूर्ति हेतु अगस्त 2008 को गठित की गई, जिसके लिए निम्नलिखित विधिक प्रक्रियाएं हुई है। देखिए, तो अब हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। तो सबसे पहले देखें छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग क्यों बनाया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में एक विशेष दर्जा दिलाने के लिए अगस्त 2008 में इसको बनाया गया है। अब इसके कौन कौन से चरण से बना है देखिए। तो सबसे पहले विधेयक का नाम रखा गया है छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 में प्रस्तुत किया गया था। विधेयक पारित हुआ था 28 नवंबर 2007 को और राजभाषा की दर्जा मिला था 28 नवंबर 2008 को, एक साल बाद। तो इसी 28 नवंबर 2008 को राजभाषा का दर्जा मिलने के कारण जो है 28 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है राजभाषा दिवस या छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस अधिनियम छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 को प्रकाशन जो है राजपत्र में किया गया था 11 जुलाई 2008 को। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था अगस्त 2008 में, जिसका प्रथम बैठक जो है 14 अगस्त 2008 को, जिसे कारोबारी बैठक के नाम से जानते हैं, ये हुआ था प्रथम बैठक 14 अगस्त 2008। इसी कारण जो है 14 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है राजभाषा आयोग कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका कार्यालय कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का कार्यालय जो है शहीद स्मारक भवन रायपुर में है। अब देखिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्षों को देख लेते हैं, अभी तक कितने अध्यक्ष हुए हैं और कौन कौन हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हैं अध्यक्ष थे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, प्रथम अध्यक्ष 2008 से 2011 तक रहे हैं। दूसरे थे श्री दानेश्वर शर्मा जो 2011 से 13 तक रहे हैं। फिर तीसरे थे डॉक्टर वी के पाठक अर्थात विनय कुमार पाठक जो 2016 से 18 तक रहे हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के उद्देश्य और लक्ष्य को देख लेते हैं। तो इनका क्या क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले तो वही कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है छत्तीसगढ़ भाषा को दर्जा दिलाना है। दूसरा है छत्तीसगढ़ भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में उपयोग में लाना है। और तीसरा है त्रिभाषा के रूप में विभिन्न कक्षाओं में पाठ्यक्रम अर्थात हिंदी और अंग्रेजी के बाद जो है तीसरे भाषा के रूप में जो है स्कूली पाठ्यक्रमों में जो है शामिल करना है। अब देखिए राजभाषा आयोग के द्वारा जो है 2 महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला योजना है माई कोठी योजना। तो माई कोठी योजना के अंतर्गत क्या करते हैं, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों को क्रय कर संग्रहित करने की योजना है। देखिए इसका याद कैसे रखना है, माई कोठी। तो कोठी यहाँ देखिए कोठी दिया हुआ है। तो कोठी क्या होता है, पुराने समय में जो है अनाज को संग्रहित करने के लिए जो है गाँव में कोठी बनाते थे, जिसमें लंबे समय तक जो है अनाजों को संग्रहित किया जाता था। तो देखिए इसी प्रकार जो है इसमें पुस्तकों को संग्रहित करने के लिए कोठी में पुस्तकों को संग्रहित किया जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और दूसरा योजना कौन सा है, बीझा योजना। तो बीझा योजना तो छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए, तो लुप्त शब्दों को संग्रहित करने हेतु बीझा योजना प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य जो है प्रचलन से बाहर हो रहे छत्तीसगढ़ी शब्दों को संग्रह करके प्रचलन में लाना इस योजना का उद्देश्य है। तो बीझा मतलब एक बीज है समझ लीजिए। तो एक एक शब्द को जो है बीज के रूप में मान सकते हैं, इस प्रकार आप याद रखेंगे। एक एक शब्द को बीज के समान है, जो शब्द है उन्हीं से फिर क्या बनता है, शब्द से फिर वाक्य बनता है, वाक्य से भाषा बनता है। तो इस प्रकार बीज है, ये शब्द जो है किसी भी भाषा का एक बीज होता है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। बीजा योजना के अंतर्गत शब्दों को संग्रहित किया जा रहा है और माई कोठी योजना के अंतर्गत जो है पुस्तकों को संग्रहित किया जा रहा है। तो इतना आपको राजभाषा आयोग के संबंध में याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुछ
दिवसों को जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है वो कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। तो इसका घोषणा जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए है और तीज त्योहार के अवसरों पर किया जाता है। तो सबसे पहला है हरेली। हरेली जो है छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार माना जाता है। यहीं से जो है छत्तीसगढ़ के त्योहारों की शुरुआत होती है, जो कि सावन माह के अमावस्या को होता है। दूसरा है विश्व आदिवासी दिवस, जो कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो जनजाति आदिवासियों के सम्मान में जो है राज्य सरकार द्वारा इस दिन को अवकाश घोषित किया गया है। हरतालिका तीज, तो ये जो है तीज जो है छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों द्वारा रखे जाने वाला व्रत है, जो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो ये जो है भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रहता है। तो इस दिन भी अवकाश घोषित किया गया है। चौथा है भक्त माता कर्मा जयंती, तो ये चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को होता है। इस दिन को भी अवकाश घोषित किया गया है। छठ पूजा, छठ पूजा जो है बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को होता है, जिसे जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पड़ोसी राज्य के सम्मान में जो है घोषित किया गया है अवकाश। अगला है छेरछेरा गंभरी जयंती, पौष पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन भी अवकाश घोषित किया गया है। फिर गोवर्धन पूजा को भी अवकाश, चेंटी चंद सिंधी समाज से संबंध है, और रामनवमी चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी को होता है। तो इन 9 दिनों को जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। अब अगला दिया हुआ है यहाँ नया रायपुर अटल नगर, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी के संबंध में जो है तथ्य दिए गए हैं, उसे पढ़ लेते हैं। तो पहला नवा रायपुर अटल नगर को कहाँ बसाया गया था? तो 2 गांव थे, राखी गांव और कुंवार कुठेर भाटा गांव। ठीक, तो 2 गांव हैं, राखी गांव और कुठेर भाटा गांव। इन दोनों को जो है पुनर्वास कर जो है नवा रायपुर अटल नगर बसाया गया है, जिसका क्षेत्रफल जो है 8013 हेक्टेयर में फैला हुआ है, कुल क्षेत्रफल नवा रायपुर का। नियोजित शहर, भारत के चौथा नियोजित शहर के रूप में नवा रायपुर को स्थापित किया गया है। देख लीजिए, भारत का पहला नियोजित शहर है चंडीगढ़ है, दूसरा गांधीनगर है, तीसरा भुवनेश्वर है, उसके बाद नवा रायपुर जो है चौथा नियोजित शहर है। इसका नामकरण के संबंध में समय समय में जो है नवा रायपुर का नाम चेंज हुआ है। तो देख लीजिए, सबसे पहले जब नया रायपुर बना था तब इसका नाम था नया रायपुर 2014 में। फिर जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के पश्चात 21 अगस्त 2018 को इसका नाम जो है अटल नगर रख दिया गया उनके सम्मान में। फिर जो है 2019 में भूपेश बघेल सरकार के द्वारा जो है नवा रायपुर अटल नगर रखा गया। तो ये जो है नाम परिवर्तित हुए हैं। अभी वर्तमान में जो है इसका नाम जो है नवा रायपुर अटल नगर है, जो कि छत्तीसगढ़ के राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब पेयजल आपूर्ति, तो महानदी के टीला नामक बांध से जो है अटल नगर में जो है पेयजल के लिए आपूर्ति किया जाता है, महानदी के टीला नामक बांध से। स्मार्ट सिटी में शामिल है। तो नवा रायपुर अटल नगर जो है छत्तीसगढ़ के 3 स्मार्ट सिटी हैं, रायपुर, बिलासपुर और उसके बाद नवा रायपुर अटल नगर। उन 3 में से एक है ये जो है नवा रायपुर अटल नगर। प्रशासनिक भवन, अब यहाँ 2 प्रशासनिक भवन, महानदी भवन और इंद्रावती भवन जो है दिखाई देते हैं। शैक्षणिक संस्था में केंद्रीय 3 जो है केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं, IIIT और हिदायत उल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और IIM नवा रायपुर। तो ये तीनों जो है कहाँ है? नवा रायपुर में है। IIIT का नाम जो है भारत के प्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, तो इसे आपको याद रखना है। फिर है जंगल सफारी, नंदनवन जंगल सफारी भी नया रायपुर में देखने को मिलता है। बुरखौती मुक्तांगन भी नवा रायपुर के ऊपरवारा में देखने को मिलता है। अब यहाँ जो है कुछ पार्क भी दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से पार्क है? IT पार्क है, IT पार्क, साइंस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, लॉजिस्टिक पार्क है और फार्मास्यूटिकल पार्क भी प्रस्तावित है। तो ये जो है 6 पार्क जो है नया रायपुर में है। इसके अलावा जो है एक ट्रेड सेंटर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो है तूताग्राम नवा रायपुर में एक ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है, जो दिल्ली के प्रगति मैदान के तर्ज पर बनाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का दूसरा चैप्टर। भले ही आपको बोर लग रहा होगा, परंतु आप जो है इसे पढ़ना अनिवार्य है। इस बुक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे ही। देखिए, अब हम जो है तीसरा चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए, तीसरा चैप्टर में दिया गया है छत्तीसगढ़ का नामकरण। अब छत्तीसगढ़ को किस किस नामों से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे पड़ा, ये सब जो है इस चैप्टर में दिया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखिए, पूरा पढ़ेंगे हम, किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ेंगे। तो वर्तमान छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, जिसका अपना एक इतिहास है। इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल एवं छत्तीसगढ़ कब एवं क्यों पड़ा, इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक था, इन प्रश्नों के संबंध में विभिन्न ऐतिहासिक एवं साहित्यिक संदर्भ से जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें स्पष्टता मतभेद परिलक्षित होता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है।
देखिए अब इसके अलग अलग नाम हैं। अब हर नाम के पीछे क्या क्या तर्क है और क्या क्या जो है इसके पीछे सोर्स हैं, क्या क्या जानकारी प्राप्त है, उसके आधार पर ये नाम मिलता है, वो सब इसमें डिटेल से दिया गया है। तो पहले देखते हैं दक्षिण कोसल। तो छत्तीसगढ़ को प्राचीन नाम दक्षिण कोसल के नाम पर जानते हैं। ये कहाँ प्राप्त होता है दक्षिण कोसल? देखिए रामायण काल में जो है इसे दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे। तो इसके पीछे जो है क्या तर्क है? तो राजा भानुमंत का शासन था उस समय। रामायण में एक श्लोक दिया हुआ है जिसमें लिखा है तथा कौशल राजनाम भानुमंत सुसंस्कृतम, अर्थात उस समय जो है कौशल के राजा थे भानुमंत जो सुसंस्कृत थे। इस श्लोक में जो है कौशल का राजा जो है भानुमंत को बताया गया है। ठीक, तो रामायण में ये श्लोक है, इसमें बताया गया है। अब देखिए कुछ ग्रंथ के अनुसार अब कुछ ग्रंथ उसके अनुसार कौशल खंड नामक ग्रंथ है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपट्टम नामक क्षेत्र में कौशल नाम का एक राजा शासन करता था। देखिए विंध्य के दक्षिण में, तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ एक कौशल नामक जो है राजा शासन करता था। इसका उल्लेख मिलता है हमें कौशल खंड नामक ग्रंथ से। कालांतर में इसी कौशल वंश के शासक वंशज होते हैं जिन राजा भानुमंत। ठीक, कालांतर में जो है इस वंश का राजा होते हैं भानुमंत हुआ, जिनकी पुत्री होती है भानुमति। इन भानुमति का विवाह जो है दशरथ के साथ होता है। विवाह के पश्चात भानुमति का नाम जो है कौशल क्षेत्र होने के कारण इनका नाम जो है कौशल्या हो जाता है। जो श्री राम की माता कौशल्या का वर्णन मिलता है उन्हीं को जो है भानुमति के नाम से जानते थे पहले, उनका बाद में नाम कौशल्या हो जाता है। कालांतर में भानुमंत का कोई पुत्र न होने के कारण यह राज्य जो है दशरथ को मिल जाता है। तब इस क्षेत्र का नाम जो है दक्षिण कोसल रख देते हैं। ऊपर जो दशरथ राज था कहाँ, तो उस क्षेत्र को कोसल उत्तर कोसल कहा जाए और इस कोसल क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा गया। ठीक, और इसके अलावा हम देखते हैं दक्षिण कोसल लेख कहाँ मिलता है। तो साहित्यिक लेखों में पाणिनि के अष्टाध्यायी में दक्षिण कोसल शब्द का साहित्यिक रूप से प्रथम बार प्रयोग देखा जाता है। तो इसे साहित्यिक रूप से प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में दक्षिण कोसल का प्रथम बार प्रयोग हुआ है। तो इतना जो है लॉजिक जो है दक्षिण कोसल नाम के पीछे देखने को मिलता है। अब दूसरा है कोसल एवं उत्तर कोसल। तो कोसल एवं उत्तर कोसल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालिदास द्वारा रचित जो है रघुवंशम, तो रघुवंशम में कोसल और उत्तर कोसल कहा गया है। इस रचना में कोसल एवं उत्तर कोसल नामों का उल्लेख किया गया है। इस रचना में कौशल्या को कोसल देश की राजकुमारी बताया गया है। तो कालिदास के रघुवंशम में कोसल एवं उत्तर कोसल की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला है महाकोसल। तो देखिए महाकोसल किनके द्वारा कहा गया है? तो प्रोफेसर कृष्णदत्त बाजपेयी के अनुसार, तो यह कृष्णदत्त बाजपेयी इनके अनुसार जो है प्रारंभ में दक्षिण कोसल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। विदर्भ क्षेत्र बाद में एक बड़े राज्य के रूप में महाकोसल नाम से स्थापित किया गया। तो पहले दक्षिण कोसल एक छोटा सा क्षेत्र था, बाद में फिर इस क्षेत्र को विस्तार हुआ और इसे बाद में जो है महाकोसल के नाम से जाना गया था। ये जो है कृष्णदत्त बाजपेयी के द्वारा इसे महाकोसल नाम से पुकारा गया है। फिर आता है छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना है। तो ये लॉजिक, ये जो है कथन दिया गया है छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना है। तो ये जो है प्रोफेसर हीरालाल के द्वारा दिया गया है। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार उनका मानना है कि महाजनपद काल में जो है चेदी महाजनपद हुआ करता था, उसी के अंतर्गत जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ आता था। कालांतर में यही छत्तीसगढ़ जो है अभ्रंश बनकर इसके उच्चारणों में चेंज हो जाकर छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसा मानना है हीरालाल के अनुसार। तो इसे भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना है। फिर है छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ ये जो है वेगलर के अनुसार है। तो वेगलर जो है ये भी इतिहासकार है, उनके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना है। तो ये बात करते हैं जो है जरासंध के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन कर बस गए थे, जहाँ 36 घर थे। ठीक, तो 36 परिवार जो है जरासंध, ये जो है ये कंस का ससुर हुआ करता था जरासंध। उसी के समय जो है 36 परिवार उसके भय से जो है इस क्षेत्र में आके बस जाते हैं। तो 36 परिवार द्वारा 36 घर बसाए गए। इन्हीं 36 घर से बाद में अभ्रंश होकर जो है छत्तीसगढ़ पड़ा है नाम। और जो सबसे लोकप्रिय है और सबसे मान्य नाम है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यह है छत्तीसगढ़, अर्थात 36 किलो से छत्तीसगढ़ नाम पड़ा है। तो ये जो है सबसे मान्य नाम है जो कि चिस्म के अनुसार दिया गया है, चिस्म के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो ये जो है कैसे बताते हैं, देखिए तो कलचुरी शासक थे कल्याण साय,
इन्होंने जमाबंदी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ अर्थात 36 किले बनवाए थे। कल्याण शाह कलचुरी शासक के द्वारा 36 किले बनवाए गए थे। यह छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में 18-18 गढ़ के रूप में विभाजित थे। तो ये शिवनाथ नदी है, उसके ऊपर में उत्तर में 18 गढ़, नीचे में 18 गढ़, ऐसे विभाजित है छत्तीसगढ़। इन्हीं छत्तीसगढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम जो है छत्तीसगढ़ रखा गया है। तो ये जो कौन देते हैं, तो जिस्म के द्वारा यह बतलाया गया है। तो ये जो है सबसे मान्य है, जिस्म के अनुसार जो बताया गया है, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ जो है कोसल प्रदेश का उल्लेख कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, उसके संबंध में जो है कुछ अभिलेखों का नाम दिया गया है। देखिए, पहला जो है कहाँ प्राप्त होता है, प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो है कोसल क्षेत्र एवं महाकांतर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त इसकी दरबारी करी हरिश्चंद्र द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया गया था। दूसरा है बालाघाट, ये पृथ्वीसेन द्वितीय का है, जो वाकटक नरेश थे पृथ्वीसेन द्वितीय, उनका है अभिलेख है बालाघाट अभिलेख। उसमें जो है मैकल, कोसल और मालवा क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तीसरा है अड़भार क्षेत्र, अड़भार ताम्रपत्र, ये जो है नन्नराज द्वितीय का है, ये नन्नराज का है, जो कि पांडुवंशी शासक नन्नराज का है। इसमें जो है कोसल एवं उत्कल का उल्लेख मिलता है। फिर एहोल, ये पुलकेशन द्वितीय, चालुक्य के शासक पुलकेशन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति अभिलेख है। इसमें जो है कोसल एवं कलिंग क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होता है। फिर है 10 अवतार मंदिर लेख, ये जो है राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग का है। इसमें कोसल व कलिंग क्षेत्र का जानकारी प्राप्त होता है। अन्य अभिलेखों की बात करें तो राजेंद्र प्रथम चोल शासक थे, उनके अभिलेखों में भी जो है कोसल नाडु एवं ओड्र या उड्र ऐसे करके उल्लेख प्राप्त होता है। और इनके संबंध में और दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति, जो टेबल में दिया गया है उसी को यहाँ लिखित फॉर्म में दे दिया गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल क्षेत्र और महाकांतर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। बालाघाट ताम्रपत्र में जो पुलकेशिन द्वितीय का है, उसमें मैकल, कोसल, मालवा इन सबकी आज्ञाओं का पालन करते थे, इसका उल्लेख मिलता है। अड़भार, ये जो है पांडुवंशी शासक नन्नराज का है। इसमें जो है इस ताम्रपत्र में तीवरदेव को कोसल व उत्कल का अधिपति कहा गया है। फिर है एहोल अभिलेख, इसमें जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को कोसल व कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें पुलकेशन द्वितीय जो है इस क्षेत्र को विजय प्राप्त करता है। 10 अवतार मंदिर लेख, जो राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग का है, इनके एलोरा स्थित इस लेख में कोसल व कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ये सब हम अभी पढ़ चुके हैं, टेबल में वही है। अब देखिए, हम कोसल प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में किनके द्वारा जो है क्या क्या जानकारी प्राप्त होते हैं उसे देखते हैं। स्थिति और विस्तार, तो सबसे पहले देखते हैं चीनी यात्री वेंग सांग के अनुसार। तो चीनी यात्री वेंग सांग जो है 6वीं शताब्दी में जो है छत्तीसगढ़ आते हैं। उसमें जो है अपने यात्रा विवरण में जो है क्यास्लो सियुकी, उनके यात्रा विवरण का जो नाम है, पुस्तक जिन्होंने लिखा है सियुकी, उसमें जो है उन्होंने क्यास्लो अर्थात इसी को जो है कोसल, जो कोसल प्रदेश है छत्तीसगढ़ को क्यास्लो कहा है। और इसमें स्थिति बताया है कलिंग के उत्तर पश्चिम में। कलिंग अर्थात जो है उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था, तो कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में बताया है, जो कि छत्तीसगढ़ है। इसके मध्य में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और संबलपुर जिले स्थित है, यह भी सूचना दिया गया है। अब अगला है कनिंघम के अनुसार। तो इस भारत के प्रथम पुरातत्विक सर्वेक्षण संस्था के जो है प्रथम मुख्य थे। तो इनके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ का विस्तार उत्तर सीमा में उज्जैन से लिखा है, दक्षिणी सीमा जो है आंध्र प्रदेश तक है, पूर्वी सीमा उड़ीसा तक है और पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र तक है। तो इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ की सीमाओं को बताया है, जिसके आधार पर जो है हमारा आज का जो छत्तीसगढ़ दिखाई देता है। फिर अगला है प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार। तो प्रोफेसर हीरा के अनुसार जो है पश्चिमी सीमा में बराड़ जिला लगा हुआ है, पूर्वी सीमा में संबलपुर जिला लगा हुआ है। इसकी राजधानी के संबंध में जो है राजधानी भांदक को बताया है, अर्थात जो है भांदक आरंग में है, जो कि रायपुर, तो रायपुर को जो है राजधानी के रूप में बताया गया है। तो ये जो है हीरालाल के अनुसार है। फिर आता है लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुसार। तो लोचन प्रसाद पांडे ने जो है उत्तर में गंगा से लगा है, नदियों के माध्यम से बताया है, उत्तर में गंगा नदी से, दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पूर्व में समुद्रवर्ती पाली जो समुद्र से लगा हुआ है बालासोर अर्थात उड़ीसा तक, और पश्चिम में उज्जैन तक जो है इसकी सीमा लगा हुआ है। ऐसे इनका विस्तार बताया गया है छत्तीसगढ़ का। फिर हेमलाल यदु के अनुसार, हेमलाल यदु जो है उत्तर सीमा अमरकंटक तक फैला हुआ है, पश्चिमी सीमा जो है सुक्तिमती श्रेणी तक फैला हुआ है, इस प्रकार जो है बताया है। अब देखिए, ये जो हो गया छत्तीसगढ़ के नामकरण और छत्तीसगढ़ के विस्तार के संबंध में। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब और किनके द्वारा किया गया है उसमें। तो पहले टेबल में जो है संक्षिप्त में देख लेते हैं।
तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का प्रयोग जो है 1487 या फिर 1494 भी देखने को मिलता है कहीं कहीं। 1487 और 94 में दलपत राव जी द्वारा किया गया है। इसे जो है साहित्य रचना में पहला प्रयोग माना जाता है छत्तीसगढ़ शब्द का। फिर 1689 ईस्वी में कवि गोपाल मिश्र के द्वारा खूब तमाशा में प्रयोग किया गया है। फिर तीसरा जो है 1795 ईस्वी में जेटी ब्लंट द्वारा बिलासपुर गेजेटियर में प्रयोग किया गया है। फिर चौथा है 1839 ईस्वी में बाबू रेवाराम जी द्वारा विक्रम विलास में जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अब इन सबको डिटेल्स देख लेते हैं। तो पहला है दलराम राव या फिर इसे दलपत राव के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है दलराम राव जी द्वारा। इनकी रचना है लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ई रहा है। तो ये जो पंक्ति है इसी में जो है देखिए छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया गया है। अब ये दरबारी कवि थे, खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे या फिर चारण कवि थे। इनके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। अब ये नोट आपको याद रखना है। राजकवि दलपत राव ने सन 1787 ईस्वी में एक प्रशस्ति छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। अन्य स्रोतों के आधार पर यही जो तिथि जो है 1487 जो है 1494 ईस्वी भी देखने को मिलता है कहीं कहीं। अब अगला कवि गोपाल मिश्र जी द्वारा। तो कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है, जो कि कब किया गया था 1689 ईस्वी में। दरबारी कवि थे ये गोपाल मिश्र जो है कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक, खूब तमाशा में प्रयोग किया गया है, याद रखना है आपको। उसके बाद मिस्टर जेटी ब्लंट यात्रा वृतांत में किया है। जेटी ब्लंट ने 1795 ईस्वी में अपने यात्रा वृतांत का वर्णन किया है, जिसे बिलासपुर गेजेटियर में किया है। तो बिलासपुर गेजेटियर में हुआ है, ये आपको याद रखना है। 1795 में जेटी ब्लंट जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा करते हैं, उस समय इन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया है। तो ये जो है बिलासपुर गेजेटियर में किया गया है। तो ये जो है शासकीय रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला प्रयोग है जेटी ब्लंट जी द्वारा 1795 में। अगला है बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम जो है इतिहासकार हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार के रूप में बाबू रेवाराम जी को जाना जाता है। इन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास में 1839 ईस्वी में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टार करके रख लीजिए। बलदेव प्रसाद मिश्र ने जो है छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कहा है। देखिए ये हो गए उसके छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। अब जो है हम अभी तक जो पढ़े हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन नाम, उसको जो है यहाँ टेबल फॉर्म में दिया गया है। तो देख लीजिए कौन से काल में जो है किस नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ उसे, तो इस टेबल को आपको याद रखना है। तो देखिए वैदिक काल में, तो वैदिक काल में मध्य छत्तीसगढ़ का कोई नाम नहीं मिलता, परंतु बस्तर अर्थात दक्षिण छत्तीसगढ़ को दक्षिण दिक के नाम से जानते थे वैदिक काल में। रामायण काल में जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे और बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जानते थे। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कौशल या फिर प्राग कौशल के नाम से जानते थे और बस्तर को जो है कांतार के नाम से जानते थे। फिर है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ के नाम से जानते थे छत्तीसगढ़ को। फिर टालमी सातवाहन काल में जो है विदेशी यात्री यूरोपीय यात्री आते हैं टालमी, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के नाम से पुकारा था। अधिष्ठी सातवाहन काल में आए थे टालमी, इन्होंने अधिष्ठी कहा था। फिर कालिदास के रघुवंशम में कौशल एवं उत्तर कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया गया है। फिर है गुप्त काल। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कौशल या फिर दक्षिणापद भी कहा गया है, दक्षिणापद या कौशल। और जो बस्तर वाला हिस्सा है बस्तर संभाग दक्षिण छत्तीसगढ़ को उसे महाकांतार कहा गया है गुप्त काल में। वेनसांग ने छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा है। कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा है। मुगल शासकों मुगल काल में जो है छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज्य के नाम से जानते थे। मुगल काल में रतनपुर राज्य। ब्रिटिश काल में जो है इसका छत्तीसगढ़ नाम दिखाई देता है। कनिंघम के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ को जो है महाकौशल कहा गया है कनिंघम ने, और जो है बस्तर क्षेत्र को दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा है। तो कनिंघम का भी याद रखना है आपको। कनिंघम ने महाकौशल कहा है और बस्तर क्षेत्र को जो है दंडकारण्य कहा है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। तो हमने जो है तीसरा चैप्टर बुक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान मीमांसा के नाम से। ठीक, तो ज्ञान मीमांसा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप जो है जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।